जय हिंद दोस्तों। हम डिस्कस कर रहे थे साइंस की घटना चक्र, और इसमें हमने पहला चैप्टर अपना डिस्कस कर लिया था। वी स्टार्टेड फ्रॉम बायोलॉजी और फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया था। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द सेकंड चैप्टर, दैट इज़ द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ऑलराइट। और देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपके लिए 3 कंप्लीट प्लेलिस्ट अब अवेलेबल हो गई है चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। हिस्ट्री, इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी हम इवनिंग में डिस्कस करते हैं, एंड मॉर्निंग में हम आई दृष्टि, करंट अफेयर्स, घटना चक्र डिस्कस करते हैं। और अभी इकोनॉमिक्स के टाइम पर जो वीडियो अब आपके लिए आएगी वो आएगी साइंस की। ठीक है, तो अभी 5 घटना चक्र की सीरीज़ की प्लेलिस्ट आपको इसमें मिलेगी, और इसके अलावा आई दृष्टि, घटना चक्र, करंट अफेयर्स जो मॉर्निंग में हम डिस्कस ऑलरेडी कर रहे हैं। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं विद द सेकंड चैप्टर, दैट इज़ द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो जी बोला जा रहा है कि भाई अर्थ जो है वो अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बना था। सो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं एवोल्यूशन से वो हम डिस्कस करेंगे। So we'll be discussing with the first question here. Which of the following gases was absent in the atmosphere on the primitive earth? Initially जब अर्थ बना, फॉर्मेशन हुआ, तो कौन सी गैसेस थी जो एब्सेंट थी यहाँ से? तो देखिए, ऑक्सीजन जो अभी हमारी लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मतलब अगर ज़िंदा रहना है तो यू नीड ऑक्सीजन, वो उस समय एब्सेंट था। ठीक है, सो प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर, इट वॉज रिच इन मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मतलब जिसके लिए भी हम बोलते हैं कि हाफ ऑफ देम आर ग्रीन हाउस गैसेस, जिसकी वजह से अर्थ का जो एनवायरनमेंट है वो डिटेरियोरेट हो रहा है, वो सब है, वो उस समय बहुतायत में था वहाँ पर। इट वॉज अ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर विद नो फ्री ऑक्सीजन। ठीक है, कोई फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। इट इज़ लाइकली दैट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स separated the first biological production of oxygen by unicellular organisms and its eventual accumulation in the atmosphere. Alright. Second देखते हैं, according to recent proof, the life on Earth emerged approximately. So it emerged approximately before around, ये वाला आंसर होगा इसका। अब आप पढ़िए इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, आई हैव टू काउंट अगेन। सो इट इमर्ज अप्रॉक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, एंड ये जो डेटिंग है ये रेडियोमेट्रिक डेटिंग के आधार पे इन्होंने बताया है ऑफ द meteorite materials, and it's consistent with the radiometric ages of the oldest known terrestrial and lunar samples. तो उसके साथ मैच करके आइडिया लगाया गया है दो अर्थ की जो एज है वो। विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ? सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो है ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA। सो दे ऑब्टेन देयर एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस, इनको साइनोबैक्टीरियाज भी बोलते हैं। बाय प्रोवाइडिंग गैसियस ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये एक ग्रेटर रोल प्ले करते हैं इन द ड्रामेटिक चेंजिंग लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ बाय स्टिमुलेटिंग द बायोडाइवर्सिटी। तो इनका बाय प्रोडक्ट क्या रहता है? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस से काम कर रहे हैं, तो प्लांट्स का बाय प्रोडक्ट, प्लांट्स हमें क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं। सेम मोड पे, बिकॉज ये भी फोटोसिंथेसिस ही करते हैं, सो द बाय प्रोडक्ट इज बेसिकली गैसियस ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट इज द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इट वॉज रिटन बाय। सो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? डार्विन के द्वारा। Charles Darwin explained the natural selection in his book The Origin of Species 1859. The full title was On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Races in Struggle for Life. ये इसका पूरा नाम था। शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाउंडेशन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, तो जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का एक फाउंडेशन के तौर पे इस बुक को देखा जाता है। द पीपल हु गिव सम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, वो इस बुक को रेफर करते हैं। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इट इज़ बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है उनका जो नेचुरल थ्योरी सिलेक्शन है? ओवर प्रोडक्शन पे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या सभी पर? तो देखिए, सभी पर बेस्ड है। चार्ल्स डार्विन एक इंग्लिश जियोलॉजिस्ट थे, एंड ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द एवोल्यूशन, फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एवोल्यूशन थ्योरी।
Darwin published his theory of evolution of the book on the origin of species in 1859. और ये बोलता है कि जितनी भी स्पीशीज़ हैं दे अराइज एंड डेवलप थ्रू नेचुरल सिलेक्शन ऑफ स्मॉल इनहेरिटेड वेरिएशंस दैट इंक्रीज द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू कॉम्पीट सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस. ठीक है. सो जितने भी स्पीशीज़ है ऑर्गेनिजम्स हैं वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू ही दे ग्रो अप एंड इनहेरिटेड वेरिएशंस जो वो लेके आए हैं इसकी वजह से इंडिविजुअल की जो एबिलिटी होती है कॉम्पीट करने की, सर्वाइव करने की और रिप्रोड्यूस करने की वो बढ़ती है. इसी को डार्विनियन थ्योरी बोला गया है. हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? डार्विन. हु एक्सप्लेन द फर्स्ट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ? फर्स्ट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ की बात हो रही है. ठीक है. फ्रेंच बायोलॉजिस्ट लेमार्क. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो कि पहली बार प्रेजेंट किया गया था 1801 में. He was the first person to explain the theory of evolution to the public. 1809 में इनकी जो थियोरी थी उसको पब्लिश किया गया एक बुक में जिसका नाम था फिलॉसफी जोलॉजिकी. बेसिकली ये जो टर्म्स होते हैं ये फ्रेंच राइटर थे सो लैटिन लैंग्वेज के टर्म्स रहते हैं जनरली. सो उनकी जो बुक थी फिलॉसफी जोलॉजिकी उसमें इसको पब्लिश किया गया था एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने थियोरी ऑफ एवोल्यूशन पब्लिक में एक्सप्लेन किया था. ठीक. द म्यूटेशन थियोरी ऑफ एवोल्यूशन वॉज इनंसिएटेड बाय. म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? तो म्यूटेशन थ्योरी दी थी ह्यूगो डी व्राइस ने. ही इज़ नोन फॉर द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. इनके हिसाब से जो नई स्पीशीज़ हैं वो किसी कंटिन्यूस वेरिएशंस की वजह से नहीं बनती हैं बट दे आर फॉर्म बाय द सडन अपीयरेंसेस ऑफ वेरिएशंस. उनके अंदर कुछ सडन अपीयरेंसेस कुछ वेरिएशंस आते हैं जिसको उन्होंने नाम दिया था म्यूटेशंस का. एंड ही स्टेटेड दैट म्यूटेशंस आर हेरिटेबल और सक्सेसिव जनरेशन्स में भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं. ठीक है. सो व्हाट ही सेड कि म्यूटेशंस जो होते हैं वो हेरिटेबल होते हैं मतलब आप उनको सक्सेसिव जनरेशन्स में भी लेके जा सकते हो. नेक्स्ट मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. सो थियोरी ऑफ म्यूटेशन एंड लिस्ट 2 में आपको किसने दिया है? सो थियोरी ऑफ म्यूटेशन अभी हमने देखा किसने दिया? ह्यूगो डी व्राइस. सो ये हो गया. थियोरी ऑफ एवोल्यूशन देखिए थियोरी ऑफ एवोल्यूशन डार्विन की है. वन जीन वन एंजाइम वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस. सो इट वाज गिवन बाय बीडल एंड टैटम. वन जीन वन एंजाइम. नेक्स्ट इज ओपेरॉन कॉन्सेप्ट. ओपेरॉन कॉन्सेप्ट इज जैकब एट मोनार्ड. देखिए आजकल वन का बहुत चल रहा है. वन डे वन पेपर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, राइट. ऐसे ही वन जीन वन एंजाइम. सो वन जीन वन एंजाइम बहुत पहले ही दे दिया गया था. इट वाज गिवन बाय बीडल एंड टैटम. ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया था जैकब मोनार्ड ने. थियोरी ऑफ एवोल्यूशन ह्यूगो डी व्राइस एंड थियोरी ऑफ एवोल्यूशन डार्विन. द मेन फैक्टर ऑफ एवोल्यूशन इज मेन फैक्टर एवोल्यूशन का होता है नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है. डार्विन थियोरी ऑफ एवोल्यूशन के हिसाब से जो मेन फैक्टर होता है इवॉल्व करने का वो होता है नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन द लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक इज एक्सप्लेन्ड बाय द फिनोमिनन ऑफ. ठीक. तो ये बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब कि विद टाइम लेट्स से कि आपके लिम्स का कोई काम नहीं है सो धीरे 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 दे विल शटर ऑफ. ठीक है. वो ख़त्म हो जाएंगे. तो ये बोल रहे हैं कि इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बोल रहे हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन द लॉस ऑफ लिम्स. स्नेक के जो लिम्स ख़त्म हो गए उसको आप किस थियोरी से किस फिनोमिना से एक्सप्लेन करोगे? तो दैट इज़ द यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स. लेमार्किज्म और लेमार्क इनहेरिटेंस is the idea that organism can pass one characteristic that is acquired during its lifetime to its offspring. इसको बोलते हैं inheritance of acquired character. ठीक. inheritance of acquired character. तो ये लेमार्क बोल रहे हैं कि भाई एक ऑर्गेनिज्म अपना एक कैरेक्टरिस्टिक अपने ऑफस्प्रिंग पर पास ऑन कर सकता है जो उसने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर किया होगा. It is named after Lamarck, who incorporated the following two ideas into the theory of evolution, which are considered to be generally true. पहला है use and disuse of organs. Individuals lose characters which they do not require.
और यूज़ एंड डेवलप कैरेक्टर्स दैट आर यूज़फुल। तो इंडिविजुअल्स ऐसे कैरेक्टर्स धीरे धीरे लूज़ करने लगते हैं विद टाइम जो वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, और ऐसे कैरेक्टर्स वो अडेप्ट भी करने लगते हैं विच आर रिक्वायर्ड। दूसरा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स। सो इंडिविजुअल्स इनहेरिट द एक्वायर्ड ट्रेड्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स। अपने एंसेस्टर्स के एक्वायर्ड ट्रेड्स को भी इनहेरिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें देखें तो द टेल विच वॉज अर्लियर लाइक, आप उनको मंकीज़ में देखेंगे, एप्स में देखेंगे, बट ह्यूमन में धीरे 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 उसका सिग्निफिकेंस, क्योंकि उसका कोई यूसेज नहीं रह गया, हम पेड़ों पे नहीं रह रहे थे, हमारी रनिंग कैपेसिटी अलग थी, हम हैबिटेशंस में रहने लगे धीरे धीरे धीरे, तो टेल के यूसेज ख़त्म हो गए, तो धीरे धीरे जो टेल है वो अब आप उसके साथ पैदा नहीं होते हो, ठीक है। सो सिमिलरली इन्होंने स्नेक का एग्जाम्पल दिया था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन एज एक्सप्लेन बाय लेमार्क, द लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक is explained by the phenomenon of use and disuse of organs. Next is the reason of large scale diversity among the organism is, large scale diversity क्यों देखने को मिलती है organisms में? Because of the mutation. So 3 basic और 3 accessory factors हैं which have been recognized to provide genetic variability to the gene pool of a population. Amongst the basic factors, gene and chromosomal mutations जो हैं, they have been recognized as the ultimate source of biological changes, hence ultimate raw material of evolution. Gene recombinations, the third basic factor, then increases the variability of individual genotypes. ठीक, तो जीन रिकॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल के जो जीनोटाइप्स हैं उनमें जो वेरिएबिलिटी रिक्वायर्ड होती है उसको इंक्रीज कर देता है अकॉर्डिंगली. So that is called mutation also. Among the living organisms, which of the following is most responsible factor for bringing about origin of a new species? तो सबसे important factor होता है mutation. बायोलॉजी में म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन मतलब होता है एक परमानेंट चेंज किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का, जो हम फर्दर पढ़ेंगे आगे अभी. सो किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में एक परमानेंट चेंज आ जाए उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन. किसी भी उसमें ऑर्गेनिज्म में आ सकता है सीक्वेंस ऑफ द जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म, वायरस, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और अदर जेनेटिक एलिमेंट्स, दैट इज़ कॉल्ड म्यूटेशन. म्यूटेशंस किससे होते हैं? दे रिजल्ट फ्रॉम द डैमेज टू डीएनए विच इज़ नॉट रिपेयर्ड, और टू द आरएनए जीनोम्स ऑल्सो. तो डीएनए में भी आपका बेसिकली डैमेज हो सकता है. मान लीजिए कोई डीएनए डैमेज हुआ और वो रिपेयर नहीं हो पाया, सो दैट पार्ट विल बी म्यूटेटेड. अब वो कोई और कैरेक्टर आपको शो करने लगेगा. ऑलराइट. एंड आरएनए जीनोम्स में भी हो जाता है. टिपिकली ये रेडिएशंस या केमिकल म्यूटेशंस की वजह से भी होते हैं. एरर्स इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है तो कुछ और चेंजेस आ गए. और फ्रॉम द इंसर्शन और डिलीशन ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए बाय मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स. लेट से अगर हम प्लांट्स में देखें तो हम आजकल हाइब्रिड वेराइटी ऑफ चीज़ें खा रहे हैं, तो वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ म्यूटेशंस हो रहे हैं. लेट से कि भाई बोला हमने कि भाई पपीते की एक ऐसी वेराइटी होनी चाहिए जिसमें सीड्स ना हो, तो अभी जो आ रहे हैं वो नए उसमें कुछ ना कुछ ऐसे इंसर्शन है हाइब्रिड वेराइटीज़. ये हाइब्रिड मतलब इज़ डिफरेंट थिंग. हाइब्रिड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ अ डिफरेंट थिंग. कहने का मतलब है कि हम बोलते हैं परमानेंट नहीं हो तो उसकी जीन इंसर्शन कर दिया जाएगा कि आगे अब जो फर्दर होंगे उसमें कुछ नहीं आएगा. ठीक है. बीटी ब्रिंजल हो गया, किसी डिसीज से रेजिस्टेंट करने के लिए कोई जीन को इनहेरिट करना या किसी जीन को इंसर्ट करना, तो ये सब चीज़ें होती हैं म्यूटेशंस में. दे प्ले अ पार्ट इन बोथ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. इसमें एवोल्यूशन, कैंसर and the development of immune system, functional diversity. It is the most responsible factor for bringing about the origin of new species. Latest ancestor of modern human is, तो latest ancestor है Cro-Magnon man, Java, Neanderthal, Peking, Cro-Magnon. So Cro-Magnon is a common name जो कि describe किया जाता है for the early modern humans. The earliest remains of Cro-Magnon humans are radiocarbon dated to 43,000 years before. क्रो-मैग्नन्स वर रोबस्टली बिल्ट एंड पावरफुल. इनकी जो बॉडी थी वो जनरली हैवी और सॉलिड होती थी. स्ट्रॉन्ग मस्कुलेचर होता था. फेस छोटा और वाइड. चिन प्रोमिनेंट. ब्रेन कैपेसिटी 1600 क्यूबिक 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर्स विच इज़ लार्जर देन द एवरेज फॉर मॉडर्न ह्यूमन्स. हाउएवर रिसेंट रिसर्चेस ये सजेस्ट करती हैं कि जो फिजिकल डायमेंशन था ये सफिशिएंटली डिफरेंट नहीं था मॉडर्न ह्यूमन से टू वारंट अ सेपरेट designation. Alright.
सो क्रो मैग्नन मैन जो है वो सबसे नियरेस्ट या लेटेस्ट एंसेस्टर माने जा सकते हैं मॉडर्न ह्यूमन के। आर्क्योप्टेरिक्स क्या है? मोस्ट एंशियंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज, ठीक है। और ऑप्शन देखते हैं, रेप्टाइल ऑफ जुरासिक पीरियड, रेप्टाइल ऑफ ट्रायसिक, रेप्टाइल ऑफ बोथ जुरासिक, नहीं, दिस वाज द मोस्ट एंशियंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज, आर्क्योप्टेरिक्स। ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द रेप्टीलिया एंड एव्स, और ये दिस इज़ अ क्रीचर इन विच वी फाउंड द कैरेक्टर ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स, ठीक है। तो एक रेप्टीलिया और एव्स मतलब बर्ड्स के बीच का एक कनेक्टिंग फीचर है, एंड इसमें दोनों कैरेक्टर्स मिलते हैं आपको, रेप्टाइल्स के भी और बर्ड्स के भी। आर्क्योप्टेरिक्स डेटिंग फ्रॉम अबाउट 150 मिलियन ईयर्स अगो ड्यूरिंग द जुरासिक पीरियड व्हेन मेनी डायनासोर्स लिव्ड, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन बर्ड्स and it is first bird and modified from reptiles. Archaeopteryx is a connecting link between which of the following classes of animals? So it is reptilia and aves. Mammoth is the ancestor of, mammoth किसका ancestor है? Dog, camel, horse, elephant. So देखिए mammoth जो है वो elephant का ancestor है. It is more closely related to today's African elephant or Asian elephant. Modern elephants and woolly mammoths जो होते हैं, they share a common ancestor that lived about 6 million years ago. Dinosaurs were, Mesozoic reptiles. Mesozoic era is the age of dinosaurs which and lasted about almost 180 million years from approximately 260 to 65 million years ago. और ये जो era है it includes 3 well known periods, Triassic, Jurassic और Cretaceous period. डायनासोर्स वर इन मीसोजोइक एरा, तो डायनासोर्स कब थे? मीसोजोइक एरा में थे। विद रेफरेंस टू द एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट? लिविंग ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन के रेफरेंस में ये पूछ रहे हैं सीक्वेंस, ठीक है। सो ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, पेंगुलिन, टॉर्टोइज, हॉक, सैलमेंडर, पाइथन, कंगारू, फ्रॉग, क्रैब, प्रॉन। तो देखिए इसका आंसर है सैलमेंडर, पाइथन, कंगारू। सैलमेंडर इज़ अ टेल्ड एम्फीबियन जो कि अबाउट 360 मिलियन ईयर्स अगो पहले दिखा था। पाइथन एक रेप्टाइल है विच अपीयर्ड अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, एंड कैंगरू एक पाउच्ड मैमल है विच अपीयर्ड अबाउट 145 मिलियन ईयर्स अगो। सो इस हिसाब से जो सीक्वेंस होगा, सबसे पहले सैलमेंडर का एवोल्यूशन देखा गया, फिर पाइथन एंड देन कंगारू। ऑलराइट, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे रिलेटेड टू एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा दैट टेक्सोनॉमी होगा, एंड आई गेस टेक्सोनॉमी एक बड़ा चैप्टर होना चाहिए बिकॉज इट कवर्स मैनी थिंग्स टुगेदर। सो वी विल बी डीलिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज टेक्सोनॉमी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।